नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी वाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर आए हैं, जो कि पेपर नंबर 3 हाल ही में होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है या पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियोज को देख लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है सर्वातीर्थ यथार्थवाद क्या होता है। तो यहाँ हम सर्वातीर्थ यथार्थवाद के बारे में जानेंगे क्या है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ हुई। मैकियावेली का दर्शन यथार्थवादी विचारधारा की आधारशिला प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार मनुष्य शस्त्र धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति हैं, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, यानी कि मनुष्य और शस्त्र, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य और शस्त्र रोटी और धन प्राप्त कर सकते हैं। क्या धन और रोटी से मनुष्य और शस्त्र को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यथार्थवादी विचारक शक्ति राजनीति की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया जा सकता है। इस सिद्धांत के विषय में जॉर्ज कैनिंग, जॉर्ज स्वार्जन बर्गर, आर नेबूर और हॉन्स जे मार्गेनथाउ का प्रमुख योगदान था। मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक उद्देश्य रहती है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामान्य सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को जानते हैं। आपको बता दूं कि जो भी हम ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इससे आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन और अतिलघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सभी आप कवर कर पाएंगे। केवल यहाँ से आपको पॉइंट्स को देखना है और पॉइंट्स के अनुसार अपनी लैंग्वेज में जैसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे उत्तर लिख देना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णय परक सिद्धांत की भूमिका क्या है। तो आइए जान लेते हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नवीन दृष्टिकोण से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल इकाई राज्य है तथा राज्य का समस्त कार्य संचालन प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। राज्य के नाम पर प्रत्येक निर्णय विशेष द्वारा लिया जाता है। जैसे नाजी जर्मन का व्यक्तित्व हिटलर के व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब था। इसी तरह आज़ाद भारत की विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की अनूठी देन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निर्णय निर्माण दृष्टिकोण निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले राज्यों के अलावा इन कार्यकर्ताओं पर भी अपनी दृष्टि केंद्रित करता है, जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित मानकर चलता है। इसमें व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, उसकी रुचियों एवं अभिरुचियों, विचारधारा, संस्कृति, धर्म तथा निर्णय लेने की शक्ति का व्यापक प्रभाव पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सौदेबाजी के सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। सौदेबाजी के सिद्धांत पर आइए एक निबंध लिख देते हैं। यहाँ हम देखते हैं खेल सिद्धांत के अनुरूप मिलता जुलता सौदेबाजी का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कूटनीतिक वार्ता और विचार विमर्श चलता ही रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वार्ता द्वारा तमाम समस्याएं हल कर ली जाती हैं। किसी भी वार्ता में निपुणता, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होता है। सौदेबाजी उपागम के पीछे मूल धारणा यह है कि समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक मांगे रखनी चाहिए और अपने विरोधी से लाभ प्राप्त करना चाहिए। सौदेबाजी के सिद्धांत में वार्ताओं की विशेष उपयोगिता है। राजनयिक वार्ताओं के निम्नलिखित 3 प्रमुख अभिमत हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से अभिमत हैं। नंबर 1, वार्ता में संलग्न पक्षों की मांगे स्पष्ट और स्थिर रहनी चाहिए। नंबर 2, राजनयिक वार्ता के दौरान दोनों पक्षों को अपनी अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। नंबर 3, कुछ राजनयिक वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता, परंतु यह भी प्रकट नहीं करना चाहता कि दूसरा पक्ष वार्ता बंद कर दे। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के सामान्य सिद्धांत का अभी विकास होना शेष है। इस उपागम का नैतिक
नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को नैतिकता के आधार पर देखना आवश्यक हो जाता है। सौदेबाजी उपागम सभी महत्वपूर्ण होता है, जबकि गंभीर संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है और उभय पक्ष के इसके समाधान में शक्ति के प्रयोग का हानिकारक हो। वर्तमान युग जो अति मारकता का युग है, जिसमें परमाणु युद्ध की संभावनाएं बढ़ी हैं, में इस सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्ल ड्यूस द्वारा प्रतिपादित संचार सिद्धांत की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो आइए जानते हैं संचार सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में। इंग्लिश में यूनिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। संचार सिद्धांत की मान्यता है, राजनीतिक गतिविधि अत्यधिक गहन रूप से मानवीय संचार से अंतर्ग्रस्त हो। मानवीय संचार से अभिप्राय विचारों की अभिव्यक्त उनके आदान प्रदान और संप्रेषण से है। उस गतिविधि के वास्तविक प्रतिमानों के निर्माण में संचार केंद्रीय रूप से निश्चय कारक है। अतएव संचार का अध्ययन राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों का वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या करने में लाभदायक है। इस उपागम की उपयोगिता निम्न प्रकार की स्पष्ट की जा सकती है। आइए स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, इस उपागम की विभिन्न दशाओं में विकसित किया गया है। सामान्य रूप से इस उपागम को किसी एक राजनीतिक व्यवस्था अथवा दो व्यवस्थाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 2, इस उपागम के द्वारा राजनीति के प्रत्येक पक्ष यदा मतवादों, क्रांतियों, हिंसात्मक परिवर्तनों, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा राजनीतिक साधनों के वितरण आदि का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 3, इस उपकरण के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम का विश्लेषण किया जा सकता है तथा उसका स्वरूप ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 4, राजनीतिक व्यवस्थाओं में इस उपागम को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ हम चौथे पॉइंट में आ पॉइंट को देखते हैं, संदेश भेजने तथा प्राप्त करने वाली संरचनाओं का ज्ञान। नंबर बी, उपयोग में लाए जाने वाले मार्गों के उपयोग की क्षमता व दरों का ज्ञान। नंबर 7, सूचना संग्राहक प्रक्रियाओं का ज्ञान। डा में है प्रति संवरण करने वाले संयंत्रों का ज्ञान। जबकि यहाँ या में दिया हुआ है इस प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा तथा संहिताओं के कूटों का ज्ञान। रा में है संचारित किए गए संदेशों की अंतर्वस्तु का ज्ञान। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, खेल सिद्धांत का महत्व बताइए। तो यहाँ हम खेल सिद्धांत का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ गेम। तो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहला है जो स्पष्ट तरीके से बताया, प्रथम, यह सिद्धांत अनुभव पर आधारित है और इसमें थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। द्वितीय, विश्व युद्ध के बाद ही दो ध्रुवीय विश्व राजनीति को खेल सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस खेल में 3 खिलाड़ी हैं, पूंजीवादी शक्तियां, साम्यवादी शक्तियां और गुटनिरपेक्ष शक्तियां। इनसे संबंधित अंतःक्रियाओं और खेल का अध्ययन करने का खेल एक सैद्धांतिक मॉडल बनाया जा सकता है। नंबर 3, तृतीय, खेल सिद्धांत का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे तर्कसंगत व्यवहार का निर्णय करना है जो विदेशी नीति निर्माण में निर्णयों और कार्यवाहियों का मार्ग प्रशस्त कर सके। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, संचार अथवा संप्रेषण प्रक्रिया पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यहाँ हम देखते हैं, वर्तमान आधुनिक युग में संप्रेषण प्रणाली 2 स्तरों वाली है। सर्वप्रथम इस 2 स्तरीय प्रवाह को पाल लेजरेफील्ड ने अपने मित्रों के सहयोग से मतदान व्यवहार के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किया। इस 2 स्तरीय संचार प्रक्रिया में प्रथम स्तर पर अत्यधिक संगठित एवं संरचनात्मक रूप में विशिष्ट, जबकि माध्यम तथा द्वितीय स्तर पर अनौपचारिक मत नेता आते हैं। उक्त दोनों प्रत्यक्ष आधार पर संप्रेषण करते हैं, जब मध्यम वाला शासन एवं देश की अन्य आधारभूत प्रक्रियाओं से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। जहाँ तक संभव है वहाँ तक जन माध्यम का अवस्थापना तथ्यों को बिना तोड़े मरोड़े, पक्षपात के बिना यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहाँ काफ़ी सिद्धांत दिए गए हैं, इन सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल का सिद्धांत क्या होता है जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मार्गेस्टर्न और कार्ल ड्वाइच हैं। खेल सिद्धांत में अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए खेलों का माध्यम अपनाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के परस्पर विरोधी राज्यों को खिलाड़ियों के दलों के रूप में माना जाता है। खेलों के समान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक पक्ष दूसरे पक्ष की चालों का पूर्वानुमान लगाकर तथा उनके बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके उसे पराजित करना चाहता है।
खेल सिद्धांत के तत्व क्या क्या हैं, आइए समझते हैं। खेल सिद्धांत के प्रमुख 5 तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला सबसे पहला तत्व है रणनीति। विरोधी राष्ट्र की चालों तथा गतिविधियों का अनुमान लगाकर उसके आधार पर अपनी कार्य योजना निर्धारित करना। जी हाँ, सबसे पहले हमको एक रणनीति बनानी चाहिए, यानी कि प्लानिंग बनानी चाहिए। नंबर 2, दो विरोधी पक्षों का होना आवश्यक है जिनमें पारस्परिक हितों के टकराव के कारण संघर्ष विद्यमान रहता है। नंबर 3 पर है मूल्यांकन। इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या संभावित लाभ या हानि उठानी पड़ सकती है। जी हाँ, पहले ही पता लगा लेना चाहिए, अनुमान लगाने चाहिए कि इसका लाभ क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकती है। नंबर 4 है खेल के नियम। खेलों में पालन किए जाने वाले नियमों की भांति ही राष्ट्रों को भी कतिपय आधारभूत नियमों का पालन करना पड़ता है। नंबर 5, सूचना इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रों के द्वारा विरोधी राष्ट्रों अथवा पक्षों की आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त की जाती है। खेल के सिद्धांत के प्रकार, आइए समझते हैं खेल के सिद्धांत के प्रकार। खेल सिद्धांत के अनुसार खेलों के 3 रूप निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शून्य जोड़ खेल। शून्य जोड़ खेल है सबसे पहला, तो इसमें देखते हैं हम। इस खेल में संघर्ष का स्वरूप निर्णायक होता है। इसमें कुछ खिलाड़ियों की हानि का अर्थ है दूसरे खिलाड़ियों का लाभ। नंबर 2, सतत जोड़ खेल। सतत जोड़ खेल वह है जिसमें किसी पक्ष को लाभ किसी दूसरे पक्ष की हानि की कीमत पर नहीं मिलता, दोनों पक्ष आपसी सहयोग द्वारा समान लाभ प्राप्त करते हैं। नंबर 3, अशून्य जोड़ खेल। अशून्य जोड़ खेल उपयुक्त दोनों प्रकार के खेलों के बीच की स्थिति का द्योतक है। इसमें खेल के विरोधी पक्षों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग दोनों विद्यमान रह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण को शक्ति दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है? तो यहाँ हम देखते हैं क्यों कहा जाता है ऐसा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ हुई। मैकियावेली का दर्शन यथार्थवादी विचारधारा की आधारशिला प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार मनुष्य, शास्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति हैं। वैसे हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, यथार्थवादी सिद्धांत किस तरह का होता है, क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम यही छोड़ते हैं क्योंकि फिर से वही रिपीट करके आंसर दे दिया गया है, वहाँ हम क्लियर कर चुके हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, आइए समझते हैं। व्यवहारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास है। इसका मूल लक्ष्य व्यवस्थित है और अनुभववादी सिद्धांतों का निर्माण करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप को समझा जा सकता है। डेविड टूमैन के अनुसार व्यवहारवादी उपागम से अभिप्राय यह है कि अनुसंधान क्रमबद्ध हो तथा अनुभवात्मक तरीकों का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। वस्तुतः व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत को प्राप्त करना है। व्यवहारवादी उपागम के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक सिद्धांतों, जिनमें निर्णय सिद्धांत, संचार सिद्धांत तथा व्यवस्था सिद्धांत आदि का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संवैधानिक अध्ययन के विकास में व्यवहारवादियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। व्यवहारवादियों की प्रमुख देन व नवीन तकनीकें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय घटना संबंधी विस्तृत सामग्री को छांटने और संभालने में उपयोग किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को समझने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगती हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी जितनी वीडियोस अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके लिए एक और खुशखबरी है कि यदि आप इस वीडियो की या अन्य वीडियोज़ की आप PDF पाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप हमारी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। परंपरावादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम जानते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण से क्या क्या होता है, किस तरह का यह होता है, क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार दर्शन इतिहास और कानून है। यह इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखता है जिससे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता रहता है। इतिहास मानवीय प्रयोगों का भंडार है जिससे शिक्षा लेकर समकालीन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। इतिहास का अध्ययन तथ्य ज्ञान एवं सामान्यीकरणों की परीक्षा करने के साधन के अतिरिक्त विचार क्षितिज को विस्तृत बनाना है।
इस दृष्टिकोण के अनुसार कूटनीतिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूतकाल में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या स्वरूप था तथा उन्हें किसी प्रकार सुलझाया गया है। ऐतिहासिक उपागम विभिन्न देशों के विभिन्न विश्राम और परिवर्तन पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिवर्तन क्रम को समझने में सहायता मिलती है। इस उपागम का मुख्य आधार है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समकालीन स्वरूप एक क्रमिक तथा दीर्घ विकास का फल है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में E.H. कार, अल्फ्रेड जर्मन, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, मार्टिन वाइट, रेमा ओरों जैसे विद्वानों का नाम दिया जा सकता है। तो यह आपका पार्ट नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। यदि आप इसके अन्य पार्ट्स देखना चाहते हैं या आप किसी भी पेपर से संबंधित, आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अपने अच्छे बेहतरीन नोट्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जल्दी से जल्दी विजिट करिए। अदरवाइज़ आपका कोई भी पेपर रह सकता है, आप इतनी बेहतरीन तैयारी और कहीं से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने हर तरह की वीडियोज़ अपने चैनल पर डाली हुई है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।